आधी रात का समय था जब एक मजदूर की शक्ल में एक शख्स फैक्ट्री की ऊंची दीवार फांदकर अंदर घुसा। फटे कपड़े, मैले हाथ और चेहरे पर गरीबी की छाप। कोई नहीं जान सकता था कि यह आदमी कौन है, लेकिन क्या किसी को पता था कि यह मजदूर असल में पूरे शहर का सबसे बड़ा अधिकारी है? अंधेरे में दबे पांव चलता हुआ यह शख्स फैक्ट्री के मुख्य गेट की तरफ बढ़ रहा था। अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड की टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी। अरे रुक, तू कौन है? यहां कैसे घुसा? गार्ड चिल्लाया। साहब, मैं काम ढूंढने आया हूं। सुना है यहां मजदूरों की जरूरत है, उस शख्स ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। गार्ड का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। अबे साले, बिना इजाजत घुसने की हिम्मत कैसे हुई? और अगले ही पल उसने अपनी लाठी से जोरदार वार किया। लाठी उस शख्स की पीठ पर इतनी जोर से लगी कि वो दर्द से कराह उठा। मार साले को, सिखा इसे सबक। दूसरा गार्ड भी आ गया। दोनों ने मिलकर उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। लात, घूंसे, लाठी, सब कुछ बरसाया उस बेचारे पर। खून से लथपथ, सांस फूलते हुए वो शख्स जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सा ठंडापन था, जैसे वो सब कुछ देख रहा हो, समझ रहा हो। चल भाग यहां से, दोबारा दिखा तो टांगें तोड़ देंगे। गार्ड ने धक्का देकर उसे गेट के बाहर फेंक दिया। शख्स धीरे धीरे उठा, अपने कपड़े झाड़े और चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन उसके दिमाग में अब एक प्लान तैयार हो रहा था, एक ऐसा प्लान जो इस पूरे शहर को हिला देने वाला था। दोस्तों, अगर आप न्याय और सच्चाई के समर्थक हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखकर बताएं कि आप किस शहर से हमारी कहानियां देख रहे हैं। आपका प्यार और साथ ही हमें ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाने की शक्ति देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान कितनी दूर तक जा सकता है सच्चाई जानने के लिए? क्या आपने कभी देखा है कि कोई अफसर अपनी जान की परवाह न करते हुए गरीबों के लिए लड़े? आज की इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक एसपी साहब ने मजदूर बनकर ऐसा पर्दाफाश किया कि पूरा शहर हिल गया। यह कहानी है साहस की, न्याय की और उस सच्चाई की जो अंधेरे में छुपी हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं यह रोमांचक सफर। शहर के बाहरी इलाके में स्थित यह कपड़ा मिल किसी नरक से कम नहीं था। 3 मंजिला इमारत, जिसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियों पर मोटी सलाखें और हर तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स का पहरा। यहां 300 से ज्यादा मजदूर काम करते थे, लेकिन यह काम नहीं था, यह गुलामी थी। सुबह 5 बजे से रात के 10-11 बजे तक 16 से 18 घंटे की ड्यूटी, न कोई छुट्टी न कोई आराम। खाना भी वही मिलता था जो कुत्तों के खाने जैसा था, सड़ी दाल, बासी रोटी और गंदा पानी। कई बार तो खाना भी नहीं मिलता था अगर काम पूरा नहीं हुआ तो। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि मजदूरों को फैक्ट्री से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। दरवाजे अंदर से बंद रहते थे, जैसे वे जानवर हों किसी पिंजरे में। परिवार से मिलने की इजाजत महीने में सिर्फ एक बार, वो भी गार्ड की निगरानी में। इस नर्क का मालिक था सेठ रामनाथ अग्रवाल। 50 की उम्र, मोटा पेट, आंखों में हवस और दिल में पत्थर। उसके लिए मजदूर इंसान नहीं थे, बस मशीनें थीं जिनसे पैसा निकालना था। वो अक्सर कहता था, ये गरीब लोग हैं, इन्हें खुश रहना चाहिए कि रोटी मिल रही है। सेठ के हाथ पांव था सुपरवाइजर मंगल सिंह। लंबा चौड़ा, हमेशा हाथ में डंडा लिए घूमता रहता था। उसकी आवाज सुनते ही मजदूर कांपने लगते थे। काम करो साले, यहां पैसे खाने नहीं आए हो, वह चिल्लाता रहता था। मंगल सिंह का अपना तरीका था मजदूरों को काबू में रखने का। जो भी उसकी बात न माने, उसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता था। वहां न खाना मिलता था, न पानी। कई मजदूर तो वहीं बेहोश हो जाते थे। सबसे बुरा हाल महिला मजदूरों का था। उनके साथ न सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक अत्याचार भी होता था। कई बार तो रात में मंगल सिंह और उसके आदमी उन्हें परेशान करते थे। चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि आवाज बाहर जाती ही नहीं थी। बच्चे भी काम करते थे यहां, 12-13 साल के नन्हे हाथ जो किताब कॉपी पकड़ने चाहिए थे, वे भारी मशीनों के पास खड़े होकर काम करते थे। कई बार तो उनकी अंगुलियां मशीन में फंस जाती थीं, लेकिन इलाज के नाम पर सिर्फ पट्टी बांध दी जाती थी।
सबसे खौफनाक बात यह थी कि फैक्ट्री के सभी इमरजेंसी एग्जिट बंद रहते थे। आग लगने या किसी दुर्घटना की स्थिति में मजदूरों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेठ रामनाथ कहता था, कहीं भाग न जाएं, इसलिए सब दरवाजे बंद रखते हैं। तनख्वाह के नाम पर 6 महीने बाद जो मिलता था वो भी आधा, बाकी आधा कटौती के नाम पर काट लिया जाता था। खाना, रहना, कपड़े धोना, बिजली, हिसाब इतना उल्टा सीधा कि मजदूर कुछ समझ ही नहीं पाते थे। पुलिस, वो तो सेठ रामनाथ की जेब में थी। थाने में शिकायत करने जाता तो वापस सेठ के पास ही पहुंचा दिया जाता था, और फिर उस मजदूर के साथ और भी बुरा सलूक होता था। यहां तक कि अगर कोई मजदूर बीमार हो जाता था तो उसे इलाज नहीं मिलता था। काम करने आए हो या अस्पताल में भर्ती होने। मंगल सिंह कहता था, कई मजदूर तो काम करते करते ही मर गए थे। उनकी लाशें रात के अंधेरे में चुपचाप उठा ली जाती थीं। फैक्ट्री के अंदर हवा इतनी जहरीली थी कि सांस लेना मुश्किल हो जाता था। धूल, केमिकल्स की गंध और गंदगी, सब मिलाकर एकदम घुटने वाला माहौल था। कई मजदूरों को दमा और फेफड़ों की बीमारी हो गई थी। यह था वो नरक जहां इंसानियत मर चुकी थी, जहां सिर्फ पैसे की भूख थी और गरीबों का खून। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस अंधेरे को चीरने के लिए एक तूफान आने वाला था। एसपी अजय कुमार वर्मा के दफ्तर में एक चिट्ठी आई थी। कोई नाम नहीं था, कोई पता नहीं था, बस कांपते हुए हाथों से लिखे गए कुछ शब्द। साहब, हमें बचाइए। रामनाथ टेक्सटाइल मिल में हम गुलाम बनकर रह गए हैं। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमें घर जाने नहीं दिया जाता। कई लोग यहां मर चुके हैं। कई लोग यहां मर चुके हैं। अजय कुमार ने चिट्ठी को कई बार पढ़ा। उनका दिल भारी हो गया। वे जानते थे कि अगर किसी ने इतनी हिम्मत करके चिट्ठी भेजी है तो हालात वाकई बहुत खराब होंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि रामनाथ अग्रवाल के कनेक्शन बहुत ऊंचे थे। स्थानीय एमएलए से लेकर कुछ मंत्रियों तक उसकी पहुंच थी। पिछले 6 महीनों में यह तीसरी शिकायत थी। 2 बार पहले भी इस फैक्ट्री के बारे में सुना था, लेकिन जब भी कोई इंक्वायरी भेजी जाती थी तो ऊपर से फोन आ जाता था, सर, यह मामला सेंसिटिव है। सर, आमनाथ बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है, जरा संभाल कर। अजय कुमार को इन सब बातों से गुस्सा आता था। वे जानते थे कि पैसा और पावर के आगे कानून कितना बेबस हो जाता है, लेकिन वे ऐसे इंसान नहीं थे जो अन्याय को सहते रहें। रात को घर पहुंचकर वे अपनी पत्नी प्रिया से बात कर रहे थे। आज फिर एक चिट्ठी आई है। लगता है कि वहां बहुत बुरा हाल है। तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं करते? प्रिया ने पूछा। वो तो करूंगा, लेकिन समस्या यह है कि अगर रेड मारी तो पहले से ही सब संभाल कर रख देंगे। फिर कुछ भी हाथ नहीं लगेगा और बाद में उल्टा मुझ पर ही हैरासमेंट का आरोप लग जाएगा। अजय कुमार रात भर सोचते रहे। सुबह तक उनके दिमाग में एक प्लान तैयार हो गया था। एक ऐसा प्लान जो बहुत रिस्की था, लेकिन सच्चाई जानने का यही एक तरीका था। अगले दिन वे अपने सबसे भरोसेमंद सब इंस्पेक्टर राकेश से मिले। राकेश, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जी सर, बताइए। मैं रामनाथ टेक्सटाइल मिल में एक मजदूर बनकर जाना चाहता हूं। मुझे वहां की सच्चाई अपनी आंखों से देखनी है। राकेश हैरान रह गया। सर, यह तो बहुत खतरनाक है। अगर पकड़े गए तो? मैं जानता हूं राकेश, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो वे बेचारे मजदूर कैसे बचेंगे? और ये सब कागजी कार्रवाई से कुछ नहीं होगा। अजय कुमार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। पहले तो उन्होंने गरीब मजदूरों के साथ रहना शुरू किया। शहर की झुग्गी झोपड़ियों में जाकर उनसे बात करते थे। उनका रहन सहन, बोलचाल, चलने का तरीका, सब कुछ सीखा। उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ाई, बाल अस्त व्यस्त रखे, फट्टे पुराने कपड़े पहनना शुरू किया। हाथों में छाले डालने के लिए मेहनत का काम किया। धूप में बैठकर चेहरे का रंग काला किया। धीरे धीरे वे एक गरीब मजदूर की शक्ल अख्तियार कर गए। सबसे मुश्किल काम था अपनी बोली बदलना। अजय कुमार अंग्रेजी और शुद्ध हिंदी बोलने के आदी थे, लेकिन अब उन्हें गांव की भाषा सीखनी पड़ी। हमको काम चाहिए साहब, हमारे घर में बहुत गरीबी है। ऐसे जुमले बोलने का अभ्यास करते रहे।
एक दिन वे एक पुराने मजदूर से मिले जो पहले रामनाथ फैक्ट्री में काम करता था। साहब, वहां जो होता है वो नरक से भी बुरा है। मैं भाग आया हूं, लेकिन अब भी डरता रहता हूं कि कहीं वापस पकड़ करने ले जाएं। क्या क्या होता था वहां? अजय कुमार ने पूछा। अब सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक काम। खाना कुत्ते का भी न खाएं। मारपीट रोज की बात। और औरतों के साथ। मैं कह नहीं सकता साहब। बूढ़े मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। मेरा बेटा वहीं फंसा है। मैं भागते वक्त उसे साथ नहीं ला सका। पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। अजय कुमार का दिल भर आया। वे समझ गए कि वाकई वहां कुछ बहुत गलत हो रहा है। उन्होंने राकेश से कहा, मैं कल रात को वहां जाने वाला हूं। तुम बाहर रहना। अगर मैं सुबह तक वापस नहीं आऊं तो समझ जाना कि कुछ गड़बड़ है। सर, कम से कम कोई वायरलेस तो रख लीजिए। नहीं राकेश, अगर पकड़े गए तो सब उजागर हो जाएगा। मुझे सच में एक मजदूर बनना है। रात को अजय कुमार ने अपने फटे कपड़े पहने, चेहरे पर मिट्टी लगाई और फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ी। उनके दिल में धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन इरादा मजबूत था। फैक्ट्री पहुंचकर उन्होंने दीवार फांद दी। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। बड़े हॉल में सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे। कई तो सो भी रहे थे मशीनों के पास ही। हवा में केमिकल की गंध थी और आवाज इतनी तेज कि कान फटने को हो रहे थे। तभी गार्ड की टॉर्च उन पर पड़ी। अरे रुक, तू कौन है? अजय कुमार जानते थे कि अब असली टेस्ट शुरू हुआ है। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब मैं काम ढूंढने आया हूं। और फिर जो कुछ हुआ वो अजय कुमार ने कभी सोचा भी नहीं था। गार्ड ने अजय कुमार को लाठी से पीटा था, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उन्हें फैक्ट्री के अंदर धकेलकर मंगल सिंह के पास ले जाया गया। नया मुर्गा लाए हैं क्या? मंगल सिंह ने हंसते हुए कहा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। साहब काम चाहिए, घर में बहुत गरीबी है। अजय कुमार ने कांपती आवाज में कहा। काम तो मिलेगा, लेकिन पहले नियम समझ ले। यहां से बाहर जाने की कोशिश भी की तो टांगें तोड़ दूंगा, समझा? अजय कुमार को एक कोने में धकेल दिया गया, जहां 20-25 और मजदूर पहले से ही काम कर रहे थे। सबके चेहरों पर एक ही भाव था, निराशा और डर। पास में काम करने वाले एक बूढ़े मजदूर ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, यहां आकर गलती कर दी तूने, अब निकलना मुश्किल है। क्यों काका? यहां जो एक बार आता है वो भागकर नहीं जा सकता। 3-4 लोगों ने कोशिश की थी। सबको पकड़कर इतना मारा कि बूढ़े की आवाज में कंपन थी। दिन भर अजय कुमार ने वह सब देखा जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। मजदूरों को मशीनों से ज्यादा बुरा ट्रीटमेंट मिल रहा था। खाने के नाम पर सड़ी दाल और बासी रोटी। पानी भी गंदा था। एक 14 साल का लड़का काम करते करते बेहोश हो गया। मंगल सिंह ने उसे लात मारकर जगाया। साले, यहां सोने आया है? उठ और काम कर। लड़के की मां दौड़कर आई। साहब बुखार है इसे, दवा दे दीजिए। दवा चाहिए तो पैसे दे, नहीं तो मर जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। अजय कुमार के अंदर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन वे जानते थे कि अभी सब्र करना है। रात को सभी मजदूरों को एक बड़े हॉल में बंद कर दिया गया। फर्श पर ही सोना था। कंबल के नाम पर फटे बोरे थे। अजय कुमार ने देखा कि कई मजदूर रो रहे थे। मेरी बेटी की शादी है अगले महीने, एक मजदूर कह रहा था। 6 महीने से यहां फंसा हूं, न घर जा सकता हूं, न पैसे मिले। हम सब एक साथ भागने की कोशिश करें तो? किसी ने सुझाव दिया। पागल हो गए हो? बूढ़े मजदूर ने डांटा। पिछली बार 7 लोग भागे थे, 3 को पकड़े लिया। अब तक का कोई पता नहीं। शायद वो आगे कुछ नहीं कर सक। अजय कुमार रात भर जागते रहे। वे सोच रहे थे कि कैसे इन सभी को यहां से निकाला जाए, लेकिन अभी उन्हें और सबूत चाहिए थे। दूसरे दिन की घटना ने सब कुछ बदल दिया। सुबह काम शुरू होते ही एक नौजवान लड़का राजू अचानक भागने लगा। वो गेट की तरफ दौड़ा, लेकिन गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। कहां जा रहा था साले? मंगल सिंह गुर्राया। साहब, मेरी मां बहुत बीमार है।
मुझे घर जाना है। 2 महीने से उसका कोई हाल नहीं पता। तेरी मां मर भी जाए तो हमें क्या, पहले काम पूरा कर। प्लीज साहब, सिर्फ 1 दिन की छुट्टी दे दीजिए। मंगल सिंह ने इशारा किया। 4 गार्ड्स ने राजू को घेर लिया। फिर शुरू हुई बेरहम पिटाई। लाठी, मुक्के, लाठ। मत मारिए साहब, मैं काम करूंगा। राजू चीख रहा था। लेकिन मंगल सिंह का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। साले, दूसरों के लिए मिसाल बनना है तुझे। पिटाई इतनी बुरी थी कि राजू खून से लथपथ हो गया। फिर अचानक वो शांत हो गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, फिर धीमी होती गईं और फिर रुक गईं। अरे, ये तो, एक गार्ड ने घबराकर कहा। मंगल सिंह ने राजू के पास जाकर देखा, फिर बेपरवाही से बोला, मर गया साला। कोई बात नहीं, एक कम हुआ, रात को इसे निकाल देंगे। सभी मजदूर सहम गए थे। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन अजय कुमार से अब और सहा नहीं जा रहा था। उन्होंने देखा था कि एक निर्दोष लड़के की हत्या हो गई है। अब बस करना था। शाम को जब सेठ रामनाथ फैक्ट्री में आया तो अजय कुमार ने फैसला कर लिया। वे धीरे धीरे उसके पास गए। साहब, मुझे काम मिल जाएगा ना? उन्होंने मासूमियत से पूछा। सेठ रामनाथ ने उन्हें घूरा। काम तो मिलेगा, लेकिन शर्तों पर। यहां से भागने की कोशिश भी की तो वो लड़का जो आज मरा है, उसी तरह तू भी मरेगा। साहब, आपको डर नहीं लगता कि पुलिस आएगी? रामनाथ जोर से हंसा। पुलिस? एसपी तक मेरी जेब में है। यहां मेरा राज चलता है। अच्छा, तो आप एसपी को भी जानते हैं? अरे हां, अजय कुमार वर्मा ना, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। महीने में 2-3 बार यहां आता रहता है। अच्छा पैसा भी लेता है। अजय कुमार का दिल जोर से धड़कने लगा। यह आदमी उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा था। इसका मतलब था कि यह झूठ बोलकर डराता था। साहब, अगर एसपी साहब यहां आते हैं तो फिर तो कोई समस्या नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। यहां तक कि कल रात तक एक मजदूर भागा था, उसे भी वापस पकड़वा दिया। अब अजय कुमार से और नहीं सहा जा रहा था। उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। यह क्या है तेरे पास? मंगल सिंह ने पूछा। साहब, जरूरी कॉल करनी है। अजय कुमार ने फोन मिलाया। दूसरी तरफ से राकेश की आवाज आई। राकेश, अभी सब टीम के साथ रामनाथ टेक्सटाइल मिल पहुंचो। पूरी फैक्ट्री को घेर लो। 1 मिनट की भी देरी नहीं। सेठ रामनाथ और मंगल सिंह का चेहरा देखने लायक था। तू कौन है? अजय कुमार ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। अब उनकी आवाज में वही ताकत थी, वही अधिकार जो एक एसपी में होता है। मैं हूं अजय कुमार वर्मा, इस शहर का सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। सन्नाटा। पूरी फैक्ट्री में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सेठ रामनाथ के चेहरे से रंग उड़ गया। मंगल सिंह के हाथ से डंडा गिर गया। मजदूरों की आंखों में अविश्वास था। नहीं, यह हो नहीं सकता, रामनाथ हकलाया। हो गया रामनाथ, तुमने कहा था ना कि एसपी तुम्हारी जेब में है। अब देखते हैं कौन किसकी जेब में है। बाहर से सायरन की आवाज आने लगी। पुलिस की गाड़ियां फैक्ट्री को घेर रही थीं। अजय कुमार ने चारों तरफ नजर घुमाई। आज यहां जो कुछ मैंने देखा है, उसकी सजा तुम सभी को मिलेगी। राजू की हत्या, मजदूरों पर अत्याचार, बंधुआ मजदूरी, सबके लिए। रामनाथ घुटनों पर गिर गया। साहब, माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। अब पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। फैक्ट्री के गेट खुले। पुलिस की टीमें अंदर आईं। मजदूरों के चेहरों पर एक अजीब सी खुशी थी, आजादी की। पुलिस की टीमें फैक्ट्री में घुसते ही एक ऐसा मंजर दिखा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। 300 से ज्यादा मजदूर, जिनमें से कई की हालत अस्पताल पहुंचाने लायक थी। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, सभी एक ही अंधेरी दुनिया के कैदी थे। अजय कुमार ने देखा कि कई मजदूर रो रहे थे, लेकिन यह दुख के आंसू नहीं थे, यह खुशी के आंसू थे, आजादी के आंसू थे। सर, हमें यकीन नहीं हो रहा कि यह सब सच है।
एक मजदूर ने कांपते हुए कहा। अब तुम सभी सुरक्षित हो, किसी को डरने की जरूरत नहीं, अजय कुमार ने प्यार से कहा। राकेश और उनकी टीम ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सेठ रामनाथ, मंगल सिंह और सभी गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। फैक्ट्री की तलाशी के दौरान ऐसी चीजें मिलीं जिन्होंने सबको हिला दिया। एक गुप्त कमरे में मजदूरों के आधार कार्ड, राशन कार्ड और दूसरे दस्तावेज बंद मिले। यह साफ था कि उन्हें जबरदस्ती यहां रोका जा रहा था। एक और कमरे से एक रजिस्टर मिला जिसमें उन मजदूरों के नाम थे जो यहां दुर्घटना में मर गए थे। राजू 45वां नाम था इस सूची में। सर, यहां देखिए, एक सिपाही ने आवाज लगाई। वो फैक्ट्री के पीछे एक अजीब सी जगह दिखा रहा था। जमीन खुदी हुई थी और मिट्टी ताजी लग रही थी। अजय कुमार का दिल जोर से धड़कने लगा। यहां खुदाई करो, तुरंत। 2 घंटे की खुदाई के बाद जो मिला वो सबसे दिल दहला देने वाला था। 7 लाशें मिलीं। सब मजदूर थे जो भागने की कोशिश में मारे गए थे। पूरी टीम स्तब्ध रह गई। यह सिर्फ मजदूरों का शोषण नहीं था, यह एक व्यवस्थित हत्या का धंधा था। अजय कुमार ने तुरंत हायर अथॉरिटी को फोन किया। सर, यहां सिर्फ लेबर एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, यह मर्डर की फैक्ट्री है, सीआईडी टीम भेजनी होगी। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। शाम तक सभी न्यूज चैनलों पर यही खबर थी। सोशल मीडिया पर रामनाथ टेक्सटाइल मिल ट्रेंड करने लगा। लेकिन सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब सेठ रामनाथ के फोन और कंप्यूटर की जांच हुई। उसमें ऐसे ऑडियो और ईमेल्स मिले जिन्होंने पूरे सिस्टम को हिला दिया। एक ऑडियो में वो स्थानीय थाना प्रभारी से बात कर रहा था। मिश्रा जी, एक मजदूर भागा है, उसे पकड़दाकर वापस भेज दीजिए, आपका पैकेट तैयार है। दूसरी रिकॉर्डिंग में वो एमएलए जगदीश प्रसाद से कह रहा था, सर, कुछ एक्टिविस्ट फैक्ट्री के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, इन्हें रोकना होगा। सबसे खतरनाक बात यह थी कि इस रैकेट में केवल रामनाथ शामिल नहीं था। यह पूरा एक नेटवर्क था जिसमें राजनेता, पुलिस अफसर और कुछ व्यापारी शामिल थे। अगले 3 दिनों में तूफान आ गया। स्थानीय थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। एमएलए जगदीश प्रसाद पर केस दर्ज हुआ। 5 और फैक्ट्रियों पर छापा पड़ा जहां भी ऐसी ही स्थिति थी। जो मजदूर बचाए गए उनकी मेडिकल जांच कराई गई। 70% मजदूरों में कुपोषण था। कईयों को टीबी और फेफड़ों की गंभीर बीमारी थी। कुछ बच्चों की हड्डियां टूटी हुई थीं जो कभी सही से सेट नहीं हुई थीं। सबसे दुखदाई कहानी राजू की मां की थी। जब उसे पता चला कि उसका बेटा मर चुका है तो वो अजय कुमार के पैरों पर गिर पड़ी। साहब, मेरा बेटा वापस तो नहीं आएगा, लेकिन आपकी वजह से कम दूसरे बच्चे बच गए। आप भगवान हैं हमारे लिए। अजय कुमार की आंखें भर आईं। उन्होंने औरत को उठाया और कहा, मां, राजू का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अब ऐसा कभी नहीं होगा। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। सभी पीड़ित मजदूरों को तत्काल 5-5 लाख रुपए मुआवज दिया गया। राजू और दूसरे मारे गए मजदूरों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए दिए गए। एक विशेष कोर्ट का गठन किया गया जो सिर्फ इस केस की सुनवाई करे। सेठ रामनाथ को उम्र कैद की सजा हुई। मंगल सिंह को 20 साल की कैद मिली। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि पूरे राज्य में लेबर लॉ को सख्त बना दिया गया। अब हर फैक्ट्री में कैमरे लगाना अनिवार्य हो गया। मजदूरों के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की गई जहां वे डायरेक्ट एसपी ऑफिस को शिकायत कर सकें। अजय कुमार को राज्य सरकार की तरफ से बहादुरी का पुरस्कार मिला, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा इनाम यह था कि जो मजदूर बचाए गए थे वे अब खुश थे। 6 महीने बाद जब अजय कुमार उस इलाके से गुजरे तो देखा कि पुरानी फैक्ट्री की जगह एक स्कूल बन रहा था। उसका नाम था राजू मेमोरियल स्कूल। एक पुराना मजदूर उनके पास आया। साहब, आपने हमारी जिंदगी ही बदल दी। अब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। अजय कुमार मुस्कुराए। उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम हो गया है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
इस केस ने पूरे देश में लेबर राइट्स को लेकर जागरूकता फैलाई। कई राज्यों में ऐसी ही फैक्ट्रियों की जांच हुई। हजारों मजदूर आजाद हुए। आज भी जब कोई मजदूर किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, तो वो कहता है, अगर अजय कुमार सर ने हिम्मत दिखाई, तो हम क्यों नहीं। यह सिर्फ एक एसपी की कहानी नहीं थी। यह उस हिम्मत की कहानी थी जो सच्चाई के लिए अपनी जान की बाजी लगा देती है। 2 साल बाद की बात है। अजय कुमार एक सुबह अपने ऑफिस में बैठे थे जब उनका सेक्रेटरी एक चिट्ठी लेकर आया। सर, यह आपके लिए आई है। चिट्ठी खोलकर पढ़ते ही अजय कुमार की आंखें भर आईं। यह राजू मेमोरियल स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से थी। आदरणीय सर, आज हमारे स्कूल के पहले बैच के बच्चों का रिजल्ट आया है। 30 बच्चों में से 25 ने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। इनमें से 10 बच्चे उन मजदूरों के हैं जिन्हें आपने बचाया था। वे सब आपसे मिलना चाहते हैं। अगले दिन अजय कुमार स्कूल पहुंचे। देखा कि जहां कभी काले धुएं से भरी फैक्ट्री थीं, वहां अब बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। स्कूल के गेट पर एक बोर्ड लगा था, यहां कभी अंधेरा था, अब उजाला है। बच्चों ने उन्हें घेर लिया। एक लड़की ने कहा, अंकल, मैं डॉक्टर बनूंगी, गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करूंगी। दूसरे लड़के ने कहा, मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा, आपकी तरह लोगों को बचाऊंगा। प्रिंसिपल ने बताया, सर, इन बच्चों के माता पिता अब अलग अलग जगह काम करते हैं। सबको अच्छी तनख्वाह मिलती है। वे कहते हैं कि उनकी जिंदगी उस दिन बदली जब आप मजदूर बनकर आए थे। अजय कुमार स्कूल के उस कमरे में गए जो राजू की याद में बनाया गया था। दीवार पर उसकी तस्वीर लगी थी। नीचे लिखा था, राजू, जिसकी मौत ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाई। राजू की मां भी आई थी। वो अब स्कूल में रसोइया का काम करती थी। साहब, मेरा बेटा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन इन बच्चों को देखकर लगता है कि वो इनमें जिंदा है। शाम को अजय कुमार जब वहां से निकले तो उनके मन में एक संतुष्टि थी। वे जानते थे कि अब इस इलाके में कोई मजदूर कभी परेशान नहीं होगा। गाड़ी में बैठते समय उनका फोन बजा। दूसरी तरफ से एक परेशान आवाज आई, सर, मैं अगले जिले से बोल रहा हूं। यहां भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। यहां भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। एक फैक्ट्री में मजदूरों को बहुत परेशान किया जा रहा है। अजय कुमार ने एक पल सोचा, फिर दृढ़ता से कहा, चिंता मत करो, मैं कल आ रहा हूं। वे जानते थे कि यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। जब तक दुनिया में अन्याय है, तब तक किसी न किसी को आगे आना ही पड़ेगा। गाड़ी चलाते हुए उन्होंने सोचा, एक इंसान अकेले भले ही पूरी दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन वो कम से कम अपने आसपास के लोगों की जिंदगी तो बेहतर बना सकता है। जैसे जैसे गाड़ी शहर की रोशनियों में गुम होती गई, एक नई सुबह का इंतजार करने लगी। एक ऐसी सुबह जहां फिर कोई न कोई गुमनाम हीरो किसी की जिंदगी बदलने के लिए तैयार होगा। क्योंकि सच्चाई यही है, बदलाव हमेशा एक व्यक्ति से शुरू होता है।